हेलो एवरीवन। हम पढ़ेंगे सोशल साइंस जो एमडीएच स्कूल में पढ़ाई जाती है उसका चैप्टर नंबर 15 टुवर्ड्स फ्रीडम। मैं वन पैराग्राफ पढ़ती जाऊंगी और एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इंडिया हैज ऑलवेज बीन फेमस फॉर स्पाइस, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड पर्ल्स. The Arabs were among the first to come to India for trade. The Portuguese, the Dutch, the French and the British followed. इंडिया जो है वो हमेशा से फेमस रहा है मसाले के लिए, कपड़ों के लिए, गहनों के लिए और पर्ल्स के लिए। हमारे इंडिया में सबसे पहले व्यापार करने के लिए अरब्स आए। उसके बाद उनके पीछे पीछे पुर्तगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए और ब्रिटिश आए। British emerged as the most powerful among them. They traded through the English East India Company. The company bought goods cheaply from India and sold them abroad at high prices. This resulted in huge profit for the company. ब्रिटिश जो है इन पांचों लोगों में से सबसे शक्तिशाली ट्रेडर के रूप में उभरा। वह जो इंडिया में व्यापार किया वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार किया। वह इंडिया से सामान जो है वो खरीदता था बहुत ही सस्ते दामों में और उसे विदेशों में बहुत ही हाई प्राइस में बेच देता था। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनी को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा। लिटिल बाय लिटिल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द होल ऑफ इंडिया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस. The British conquered large part of India and established their rule. कंपनी जो है उसे धीरे धीरे इंडिया के बहुत सारे पार्ट पे अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया। वो इसका फायदा उठाए, इंडियन के बीच में एकता नहीं थी, इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को जीत लिया और वहां पे अपना शासन करने लगे। डिसकंटेंट अमंग इंडियंस, इंडियन के बीच में असंतोष पैदा हुआ। वंस द ब्रिटिश वर formally established in India, they exploited the farmers, traders, craftsmen, and the ruler of the local kingdom. The farmers were made to pay very high taxes even during floods and the drought. The farmers had to pay their share of taxes. जब ब्रिटिश एक बार इंडिया में बहुत मजबूती से आ गई, अपना शासन, अपना कब्जा जमा लिया, तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करना शुरू किया किसानों को, व्यापारियों को, क्राफ्ट्समैन, कारीगर को और जो वहां के छोटे छोटे राज्यों में जो राजाएं शासन करते थे उन पे। फार्मर्स को उन्होंने मजबूर किया कि वो हाई टैक्स पे करे, चाहे वो बाढ़ आए चाहे सूखा पड़े, फार्मर्स को बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ता था। द फार्मर हैड टू पे देयर, और वो उनको करना ही पड़ता था अपने टैक्सेस। They were forced to grow indigo, a plant which is a source of indigo dyes and cotton. They means who? Kisan. These were bought at a very low rates and sold at a very high rate in England and other countries. Thus, farmers in India become poorer. Many died due to the starvation. फार्मर्स को मजबूर किया जाता था कि वो इंडिगो प्लांट का ग्रो करे, इंडिगो प्लांट लगाए, कॉटन्स को लगाए, जो कि इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश पीपल उसको बहुत ही लो रेट में खरीदती थी और बहुत ही हाई रेट में इंग्लैंड में और दूसरी कंट्रियों में बेच देती थी। इस तरह से क्या हुआ, किसान गरीब से गरीब होते गए और बहुत सारे भूख से मर गए। चीपर मील मेड क्लॉथ्स वॉज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। एज ए रिजल्ट द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया सफर्ड. Lakhs of weavers become unemployed. They suffered the same fate as the farmer. जो सस्ती मील द्वारा बनी हुई कपड़े थी वो इंडिया में लाई गई, इंपोर्ट हुआ, विदेश से इंडिया में आया, कहाँ से? इंग्लैंड से। और नतीजा क्या हुआ कि जो हमारे भारत का हैंडलूम इंडस्ट्री था, हाथ से बनने वाले जो उद्योग थे, वे हाथ से बनाए जाने वाले जो हमारे उद्योग थे वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लाखों वीवर्स, बुनकर जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए और वो भी उसी तरह से सफर किए जैसे किसान सफर किए थे। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज. इंडियन ट्रेडर्स वर नॉट अलाउड टू ट्रेड.
इन आइटम्स ऑफ देयर चॉइसेस। अब क्या हुआ, किसान सफर हुए, यहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्री सफर हुआ, यहाँ पे जो हमारे ट्रेडर्स थे वो ब्रिटिश पीपुल ने उनको मिल या फैक्ट्री खोलने नहीं दिया इंडिया में। साथ में उन ट्रेडर्स, उन व्यापारियों पे ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो अपनी मर्जी से इंडिया में कोई आइटम नहीं बेच सकते हैं। तो व्यापारियों के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया, उनका शोषण किया गया। इंडियन रूलर्स एंड द प्रिंसेस वर ऑल्सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिश। A rule was passed by the British which stated that if a ruler did not have a male child, then upon the death of that ruler, his kingdom would be taken over by the British. By using injustice and unfair means, the British sought to expand their holds over India, and this satisfaction and anger most of the Indian lead them to revolt. हुआ ये कि जो इंडिया में छोटे छोटे शासक थे या प्रिंसेस थे, वो लोग भी इनसे, ब्रिटिश लोगों से खुश नहीं थे। कारण एक और कारण था, इन सब जो नियम कानून जो शोषण करे उसे तो ये नाखुश थे। साथ में एक रूल लाया जो इनको ज्यादा अफेक्ट किया। वो क्या रूल था कि यदि किसी राज्य में किसी राजा का लड़का और मेल चाइल्ड नहीं होता है तो उस राजा के डेथ पे, मृत्यु पे, वह राज्य जो होगा वो ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। और यह इसलिए ये अनफेयर ये जो रूल था इन्होंने इसको अपनाया ताकि ब्रिटिश इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट पे अपना एक्सपेंड कर सके। वो चाहती थी कि वो अपना एक्सपेंशन करे और इस वजह से बहुत सारे लोगों में, इंडियंस लोगों में असंतोष और गुस्से की भावना बढ़ गई। Revolt against the British. Ever since the coming of the British, the people in different part of the India had been protesting against their unfair policies. However, there was no unity in their protest. It was only in 1857 that a major revolt broke out. This was the first war of independence, also called the Sepoy Mutiny or the Great Revolt of 1857. It was an important event in our struggle for the freedom. The revolt was started by the Indian soldier serving in the British Army in India. A new rifle called the Enfield had been introduced in India. A rumor spread that the grease used in the bullet was made from the fat of cow and pigs. The soldier had to bite off the grease vapor of the bullet before loading it in the rifle. This was against their religious sentiment of both Hindu and Muslim soldiers. They refused to use this rifle and revolted. Revolt means क्रांति करना against the British. ब्रिटिश के खिलाफ क्रांति कैसे हुआ? तो जब से ब्रिटिश आए थे, even since the British coming आए थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट इंडिया के हर पार्ट में छोटी बहुत जो है वो प्रोटेस्ट होते रहा, उनके खिलाफ आवाजें, क्रांति उठती रही। ठीक है, उनके पॉलिसी जो अनफेयर पॉलिसीज थे उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं इंडिया में छुटपुट आवाजें उठती रही। जबकि कोई भी हाउएवर देयर वाज नो यूनिटी इन देयर प्रोटेस्ट, उनके प्रोटेस्ट में कोई एकता नहीं थी। कहीं छोटा यहाँ पे हुआ प्रोटेस्ट, कहीं वहां हुआ। केवल 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ जिसको हम कहते हैं आजादी की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, सिपोई म्यूटनी, सैनिकों का विद्रोह, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की महान क्रांति। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह हमारी आजादी का इम्पोर्टेंट इवेंट इन आवर स्ट्रगल ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था हमारे आजादी के स्ट्रगल में, क्योंकि इस टाइम से हमने उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हम अपने पहली फ्रीडम के लिए फाइट स्टार्ट किया था। द रिवोल्ट वॉज शेयर बाय द इंडियन, और ये जो रिवोल्ट था वो स्टार्ट किया गया था इंडियन सोल्जर्स के द्वारा जो ब्रिटिश की सेना में, इंडिया में ब्रिटिश को सेवा दे रही थी। ब्रिटिश लोगों की सैनिक इंडिया में थे, उन सैनिक डिपार्टमेंट में हमारे इंडियन सोल्जर्स जो काम कर रहे थे उन्होंने इसकी बगावत की। एक न्यू राइफल आया था जिसका नाम था इनफील्ड। एक अफवाह फैली
कि जो उस राइफल में बुलेट लगता था वो ग्रीज उसमें यूज हुआ है, और वो ग्रीज जो है वो पिग एंड काउ के चमड़े से बना हुआ है, और वो बुलेट को लगाने से पहले वो जो ग्रीज का रैपर्स था उसको मुंह से दांत से तोड़ के तब बुलेट्स को लगाना पड़ता था राइफल में। तो इससे क्या हुआ कि जो हिंदू और मुसलमान के सेंटिमेंट थे, जो धर्म थे, वो धार्मिक भावना को चोट पहुंचाई, क्योंकि मुसलमान पिग को अपना रिलीजियस एनिमल मानते हैं और हिंदू जो है वो गाय को रिलीजियस मानते हैं, और उनके फैट को मुंह में लगाने की धर्म का हानि हुआ और धर्म के अगेंस्ट हुआ। तो उनके इस धार्मिक भावना को आघात पहुंचा और इस वजह से उन्होंने उस बुलेट और उस राइफल का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया और उन्होंने क्रांति कर दी। The revolt started at Meerut and soon spread to large part of northern and the central India. जो विद्रोह था वह मेरठ में स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे बहुत जल्दी ही उत्तरी भारत और मध्य भारत में फैल गया। फार्मर, क्राफ्ट्समैन एंड अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ज्वाइंट टू रिवोल्ट। इस लड़ाई में फार्मर, किसान, कारीगर और समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी ज्वाइन कर गए। द सोल्जर डिक्लेयर्ड द लास्ट मुगल एम्पेयर बहादुर शाह जफर देयर लीडर। लड़ाई में एक लीडर होता है, तो सोल्जरों ने मुगल बादशाह, जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना लीडर बनाया। द रिवोल्ट वॉज लेड बाय द नाना साहिब तात्या टोपे एट कानपुर। कानपुर में इस क्रांति की अगुवाई नाना साहब और तात्या टोपे ने किया, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, एंड बेगम हजरत महल एट अवध, और अवध में बेगम हजरत महल ने किया। आफ्टर द रिवोल्ट, क्रांति के बाद क्या हुआ? द ब्रिटिश सुप्रेस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मेनी फैक्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट। ये आजादी के बाद ब्रिटिश ने इस हमारे पहली आजादी की लड़ाई को दबा दिया। इसके फेल होने के कई सारे कारण थे। उनमें से था इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे पार्ट में ये लड़ाई नहीं फैली थी। इंडियन सोल्जर डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू गुड वेपन्स। इंडियन जो सिपाही थे उनके पास ना ही भरपूर मात्रा में पैसे थे ताकि वो और वेपन्स खरीद सके, ना ही उनके पास पहले से कोई गुड वेपन्स थे, हथियार थे। द रिवोल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। और जो क्रांति भी था वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था, सुसज्जित नहीं था, वेल इंस्ट्रक्शन नहीं था कि कहाँ पे कैसे लड़ाई करनी है, कब धावा बोलना है, किस एरिया में बोलना है, तो ऑर्गेनाइज नहीं था। ऑन द अदर हैंड, द ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेल इक्विप्ड विथ मॉडर्न वेपन्स एंड वर वेरी वेल ऑर्गेनाइज। इस दूसरी तरफ क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे उनके पास बहुत ही आधुनिक तरीके से वो हथियारों से सुसज्जित थे और उनकी सेना बहुत ही ऑर्गेनाइज थी। आफ्टर द रिवोल्ट वॉज सुप्रेस्ड, मेनी इंडियन वर आइदर किल्ड और पुट इनटू द प्रिजन। इस क्रांति के बाद बहुत सारे इंडियंस को या तो मार दिया गया, नहीं तो उनको जेल में डाल दिया गया। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड 1858। जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी की वो 1858 में बंद हो गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। फिर क्या हुआ, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले इंडिया में व्यापार की, धीरे धीरे उसने इंडिया पे कंट्रोल किया और वो शासन करती थी। लेकिन जब 1857 के विफल होने के बाद क्रांति के, तो वहां की गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे शासन कर लिया। हाउएवर द इंडियन प्रिंसेस वर अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज। ऑल्दो इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने इंडिया पे कब्जा किया, एडमिनिस्ट्रेशन को हाथ में ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा इंडियंस राजाओं को कि आप अपने अपने इलाके में अपने तरीके से शासन करते रहिए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ग्रेजुअली एजुकेटेड इंडियन इंट्रोड्यूस मेनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। Reformers such as Rajaram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar and Devendranath Tagore were active during this period. They strongly protested against social practices such as sati, killing female babies, child marriage and the caste system. They also encouraged widow marriage and education of women.
ब्रिटिश ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, मॉडर्न एजुकेशन को लागू किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडियन जो है वो एजुकेट होते गए और उन्होंने जो इंडिया के समाज में जो मेनी सोशल और रिलीजियस जो प्रथाएं थी उनको उनमें थोड़ा बदलाव किया, रिफॉर्म्स किए। उन बदलावकर्ता कौन थे? समाज को चेंज करने वाले कौन थे? उनमें से राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, उसमें तो खिलाफ थे किसके? सती प्रथा के। सती प्रथा में क्या था कि यदि कोई किसी का पति मर गया तो उसकी पत्नी को उसके साथ मरना पड़ता था। तो जो ये रिफॉर्मर थे इन्होंने इसका विरोध किया। जो छोटी छोटी बेबीज गर्ल्स थी उनके मर्डर को उन्होंने विरोध किया। छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी उसकी इस मैरिज को उन्होंने विरोध किया। और कास्ट सिस्टम था। तो ये 4 चीजों का उन्होंने विरोध किया और उन्हें प्रोत्साहन दिया कि जिसके पति मर जाते हैं, जो विधवा होती है, वो दोबारा से शादी कर ले। और उसमें बहुत छोटी उम्र में ही लोगों की शादी हो जाती थी, बहुत ही बच्चे में ही चाइल्ड मैरिज था। तो पति के मर जाने पर बहुत कम उम्र में विडो हो जाती थी, इसलिए उन्होंने री मैरिज को प्रोत्साहन दिया और औरतों की शिक्षा पे को इनकरेज किया। ये सोशल रिफॉर्मर। राइज ऑफ नेशनलिज्म। एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कीप इंडिया पुअर एंड बैकवर्ड। दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस। Slowly, the feeling of unity or nationalism grew together. The growing feeling of nationalism resulted in the formation of Indian National Congress in 1885. इंडियन के बीच में नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, ये क्वेश्चन है। तो जब इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन आया तो जो एजुकेटेड इंडियन है उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश चाहता है कि इंडिया हमेशा से गरीब बना रहे और पिछड़ा बना रहे। ये रियलाइजेशन उन सबको इकट्ठा लाया और धीरे धीरे उनके बीच में देश प्रेम की भावना मजबूत होती गई और ये भावना का रिजल्ट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885। तो ये क्वेश्चन में भी है, बिग क्वेश्चन में भी है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड बाय द इंग्लिशमैन नेम्ड अलान ओक्टेवियन हम। जो ये संस्था की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो पार्टी की स्थापना हुई वो इंग्लिशमैन ने कराया। क्या नाम था उनका? अलान ओक्टेवियन हम। ये भी क्वेश्चन में है। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट मुंबई। इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वाज उमेश चंद्र बनर्जी। ये जो पार्टी बनी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें 72 डेलीगेट्स, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं ये डेलीगेट्स है उस समय जो उस फर्स्ट सेशन में इन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया जो मुंबई में हुआ था। और इनके चेयरपर्सन यानी इस मीटिंग की प्रोसीडिंग को चलाने के लिए इस सेशन की कार्यवाही को करने के लिए एक चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। तो चेयरपर्सन कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। Thereafter, the Congress met every year in the different city. It slowly became very strong. It awakened the spirit of unity among the Indians. At the same time, it requested the government to introduce reform to improve the living condition of the people. The growing popularity of the Congress worried the British. To suppress the rising spirit of the nationalism, the government passed many strict laws. They also used the policy of divide and rule to prevent the Hindu and Muslim from uniting. तो कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि हर साल वो धीरे धीरे अलग अलग सिटी में उसकी मीटिंग होने लगी और ये धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। इससे क्या हुआ? इंडियंस के बीच में यूनिटी, एकता की भावना की जागृति हुई। सेम टाइम पे ये जो पार्टी थी वो गवर्नमेंट से डिमांड करने लगी कि जो हमारे इंडिया के पीपुल्स है उनकी कंडीशन को सुधारने पे कोई कार्य किया जाए। और उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगी कि वो ब्रिटिश के लिए चिंता का कारण बन गया। तो और इस स्पिरिट को कि ये नेशनल देशभक्ति में बढ़ रहा है, तो इस देशभक्ति के स्पिरिट को दबाने के लिए, इस भावना को दबाने के लिए जो गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो बहुत सारे कई कड़े नियम लाई। और उनमें से एक उनका नियम था, उन्होंने कड़े नियम लाई
इसके अलावा उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी हिंदू को अलग करो, मुसलमान को अलग करो और फिर उन पे शासन करो। हिंदू को और मुसलमान को अलग कर दो सो दैट वो एक जगह मिले ही नहीं, उनके बीच इतनी खाई पैदा कर दो कि वो लोग मिलके अपनी आजादी के लिए आवाज ही ना उठाए। तो ये भी एक क्वेश्चन में आता है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मैं सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स और स्मॉल क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ। द चीपर क्लॉथ इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड मेड इन इंडिया वीवर्स। वीवर्स को क्या किया, जो सस्ते इंपोर्टेंट क्लॉथ्स आए इंडिया में, वीवर्स को और पुअर बना दिया। द रिवोल्ट 1857 स्टार्टेड एट, कहाँ पे हुआ था, मेरठ में स्टार्ट हुआ था। द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन 1858. The modern education in India was introduced by the British. The British government introduced the policy of divide and the rule to suppress nationalism. The British forced the farmer to grow indigo and cotton. That was last Mughal Badshah. Bahadur Shah Zafar was the last Mughal emperor. Revolt was led by Begum Hazrat Mahal at Awadh. Indian National Congress was formed by Alan Octavian Hum. The president of the first session of the Indian National Congress was Umesh Chandra Banerjee. Thank you.